हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं में छपने वाले प्रश्न हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, हमें हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए क्योंकि अगर हम उनको देख सकते हैं तो हम निश्चय ही उनको पूरा भी कर सकते हैं। इसलिए बड़े सपने देखिए और उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, इन स्पेस अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। पॉइंट 3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष इन स्पेस के अध्यक्ष हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों सही है। यह सही है। इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र वास्तव में अंतरिक्ष विभाग डॉस के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है। इसकी स्थापना 2020 में भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। इन स्पेस निजी कंपनियों के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें इसरो की सुविधाओं और विशेषज्ञता तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार, प्रतिस्पर्धा और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। इन स्पेस का प्राथमिक लक्ष्य भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। एकल खिड़की मंजूरी प्राधिकरण के रूप में कार्य करके यह निजी कंपनियों के लिए इसरो की सुविधाओं और प्रक्षेपण वाहनों तक पहुंच की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार, प्रतिस्पर्धा और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। अंतरिक्ष विभाग के सचिव इन स्पेस के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को समर्थन देने के लिए $200 मिलियन की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी यूरोपीय निवेश बैंक और ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। का सही उत्तर ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने $200 मिलियन के नीति आधारित ऋण के साथ श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। यह ऋण एडीबी के वित्तीय क्षेत्र स्थिरता और सुधार कार्यक्रम के तहत दूसरा उप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और चल रहे वित्तीय संकट का समाधान करना है। 1966 में स्थापित एक प्रमुख क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में एडीबी एशिया में आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनीला, फिलीपींस में मुख्यालय और राष्ट्रपति असाकावा के नेतृत्व में एडीबी का समर्थन श्रीलंका की आर्थिक सुधार और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक TCPI 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 20वीं और ऑप्शन डी 25वीं। का सही उत्तर है ऑप्शन ए। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक TCPI 2025 में भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के प्रयासों को दर्शाती है। डेनमार्क इस सूची में सबसे ऊपर है।
उसके बाद नीदरलैंड और यूके का स्थान है। इसके विपरीत चीन और अमेरिका जैसे प्रमुख उत्सर्जक क्रमशः 55वें और 97वें स्थान पर हैं। सीसीपीआई देशों की जलवायु नीतियों, नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मूल्यांकन करता है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन समर रणनीतियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, इस भारतीय राज्य ने 31 दिसंबर 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट की घोषणा की है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। का सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देकर पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नीति का उद्देश्य विशेष रूप से हैदराबाद जैसी शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करना और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहित करना है। यह दुपहिया, चार पहिया, तिपहिया और इलेक्ट्रिक बसों सहित विभिन्न ईवी श्रेणियों पर लागू होती है। यह प्रोत्साहन प्रदान करके तेलंगाना एक हरित भविष्य और स्वच्छ हवा के लिए प्रयास कर रहा है। इस पहल से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए डेसमंड टूटू और मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद, ऑप्शन सी जेन गुडाल और दलाई लामा, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग जूनियर और एंजेला डेविस। का सही उत्तर है ऑप्शन बी डेनियल बरेनबोई और अली अबू अब्बाद। विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक और कंडक्टर डेनियल बैरन बोइम और समर्पित शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान मध्य पूर्व में सद्भाव को बढ़ावा देने के उसके अथक प्रयासों को मान्यता देता है, जिसमें बैरन बोइम संगीत को शांति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अवाद संवाद और लोगों की भागीदारी के माध्यम से अहिंसक समाधान की वकालत करते हैं। पुरस्कार समारोह इंदिरा गांधी की जयंती पर वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर निर्णायक मंडल के अध्यक्ष थे। उनका काम दूसरों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और संघर्ष समाधान के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति ए.के. मिश्रा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार और ऑप्शन डी न्यायमूर्ति पी सदाशिवम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार। संवैधानिक कानून में विशेषज्ञता रखने वाले अनुभवी न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है। इससे पहले 7 अप्रैल 2016 को उनकी नियुक्ति के बाद वे मद्रास उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल के 21 नवंबर 2024 को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार के विशाल अनुभव और ईमानदारी ने उन्हें इस प्रतिष्ठित पद के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश दिलाई। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम हार्नबिल महोत्सव
राज्य की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपराओं का एक शानदार उत्सव है। नागालैंड के सामा में 1 से लेकर 10 सितंबर तक प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस महोत्सव में विभिन्न जाति समुदायों के संगीत, नृत्य और शिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। इस महोत्सव के 25वें संस्करण ने जापान और वेल्स को भागीदार देशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। इसमें जापानी सांस्कृतिक प्रदर्शन और हस्तशिल्प कार्यशालाएं और बांस उत्पाद प्रदर्शनियां शामिल हैं। यह सांस्कृतिक उत्सव बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में लगभग 40 वर्षों में अपनी पहली बार राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी जॉर्डन और ऑप्शन डी इराक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इराक। इराक ने 1987 के बाद से अपनी पहली राष्ट्रीय जनगणना शुरू करते हुए एक महत्वपूर्ण डेटा संग्रह पहल शुरू की है। इस व्यापक सर्वेक्षण का उद्देश्य डेटा संग्रह को आधुनिक बनाना और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सूचित करना है। उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए 1,20,000 कार्यकर्ता देश भर के घरों में जाकर संसाधन वितरण, बजट आवंटन और विकास योजना को निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करेंगे। यह जनगणना इराक के नियोजन और विकास रणनीतियों को बढ़ाने, अधिक प्रभावी शासन और संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न, किस देश ने जंगल की आग, पानी की कमी और सूखे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी चिली। का सही उत्तर है ऑप्शन बी इक्वाडोर। इक्वाडोर ने जंगल की आग, पानी की कमी और सूखे के विनाशकारी प्रभाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत आपातकाल 60 दिनों तक चलेगा। देश 6 दशकों में अपने सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 40,000 हेक्टेयर फसलों और 44,000 से अधिक खेत जानवरों सहित महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। इस घोषणा का उद्देश्य संकट को दूर करना और प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 नवंबर, ऑप्शन बी 22 नवंबर, ऑप्शन सी 23 नवंबर और ऑप्शन डी 24 नवंबर। का सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 नवंबर। विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है ताकि स्थायी मत्स्य पालन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका के महत्व पर जोर दिया जा सके। इस वैश्विक उत्सव का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के सामने आने वाले खतरों जैसे कि अत्यधिक मछली पकड़ना, आवास विनाश और अवैध मछली पकड़ने की प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2024 में भारत का नीला परिवर्तन, छोटे पैमाने पर और सतत मत्स्य पालन को मजबूत करना थीम इस क्षेत्र में समावेशी विकास और सतत सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। इस दिन को चिन्हित करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दुनिया भर में स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने और छोटे पैमाने के मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है? ऑप्शन ए सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑप्शन बी ओफ्लॉक्सिन, ऑप्शन सी नैफिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी सोफोपेराजोन। का सही उत्तर है ऑप्शन सी नैफिथ्रोमाइसिन। भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज प्रतिरोधी संक्रमण के लिए पहली
स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। नेफिथ्रोमाइसिन एक नया लैक्टोन केटोलाइट एंटीबायोटिक है जो वर्तमान में सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया के उपचार के लिए नैदानिक विकास में है। इसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए एक संभावित समाधान के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। भारत एक नज़र सीरीज में भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम भाग 2, भाग 1 जो है इससे पहले वाली वीडियो में है, तो जाकर आप देख सकते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड मुंबई है। झीलों का नगर श्रीनगर। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहते हैं। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट। भारत का डेट्राइट पीथमपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। साल्ट सिटी गुजरात को कहते हैं। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश है। मलय का देश कर्नाटक है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। काली नदी शारदा है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियां। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर है। सुरमा नगरी बरेली को कहते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज है। काशी की बहन गाजीपुर है। लीची नगर देहरादून को कहते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। भारत का पेरिस जयपुर है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो। और इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।